अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ जो कि आपके लाखों करोड़ों बचा सकता है। हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि लेजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफेट की क्या सलाह है आम इन्वेस्टर के लिए। मैं सुधीर आपका इस चैनल मास्टरिंग रैंडमनेस में स्वागत करता हूँ। आई एम ग्रेटफुल फॉर योर एप्रिसिएशंस फॉर माई प्रीवियस वीडियोज़। मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको ये वीडियोस काम की लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। पिछले वीडियो में हमने सीखा म्यूचुअल फंड्स के एक्सपेंस रेशियो के बारे में और ये भी जाना कि बिना कमीशन दिए कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपने उस वीडियो को अब तक नहीं देखा है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है। इवन अगर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड चूज कर लेते हैं रेगुलर प्लान के जगह पे, तब भी आपको 1 से 1.5% का एक्सपेंस रेशियो बियर करना पड़ता है। अगर एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का एग्जांपल ले तो इसके रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 2.49%, वहीं डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 1.42%। उदाहरण के लिए अगर आप ये 1.42% का फंड मैनेजमेंट फीस और मिसलेनियस चार्जेस भी नहीं देना चाहते तो आपके पास क्या विकल्प बचता है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि एक्सपेंस रेशियो बियर किए बिना आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसके साथ ही एक म्यूचुअल फंड मैनेजर को कैसे बीट कर सकते हैं रिटर्न के मामले में, इसके पहले आइए इस 1 से 1.5% का इम्पैक्ट क्या हो सकता है इन ए लॉन्ग रन एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। दो दोस्त हैं, राहुल और दीपक। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। दोनों की उम्र है इस वक्त 20 साल के आसपास। दे बोथ आर वेरी टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग अनलाइक मी। दोनों एक एमएनसी में काम करते हैं तो ठीक ठाक सैलरी भी पाते हैं। इसीलिए दोनों एक दिन डिसाइड करते हैं 5000 पर मंथ का एक एसआईपी करने का। इसीलिए राहुल एक XYZ स्कीम में और दीपक ABC स्कीम में एसआईपी कर लेता है 40 सालों के लिए। दोनों के इन्वेस्टमेंट का पर्पस है रिटायरमेंट प्लानिंग। ये अज्यूम करते हैं कि राहुल को अपने इन्वेस्टमेंट पे 15% का रिटर्न मिलता है, दीपक को 14% का, मात्र 1% का अंतर। आइए देखते हैं कि 40 सालों में दोनों के रिटर्न में या मैच्योरिटी अमाउंट में क्या ही अंतर हो जाएगा। फिर से चौंक गए। 4 करोड़ 33 लाख का अंतर मात्र 1% के अंतर के कारण, जहां राहुल को फाइनल मैच्योरिटी में 15 करोड़ 51 लाख मिलेंगे, वहीं दीपक को 11 करोड़ 18 लाख मिलेंगे। यानी कि दीपक को सेम अमाउंट इन्वेस्ट करने पर उसके इन्वेस्टमेंट के मात्र 1% कम रिटर्न देने के कारण राहुल से 4 करोड़ 33 लाख कम मिलेंगे। अब आप शायद समझ गए होंगे कि क्यों मैं आपके 1 से 2% बचाने के पीछे आपका इतना मत्थापेची करा रहा हूँ और मैं क्यों पिछले वीडियो में रेगुलर प्लान म्यूचुअल फंड स्कीम के डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन और इस वीडियो में 1 से 1.5% के फंड मैनेजमेंट फीस एंड अदर एक्सपेंसेस के पीछे पड़ा हूँ। अगर आप फंड मैनेजमेंट फीस नहीं देना चाहते हैं तो आपके पास सबसे बेहतरीन विकल्प है इंडेक्स फंड्स और इंडेक्स ETFs। इंडेक्स फंड्स और इंडेक्स ETF में फंड मैनेजमेंट फीस 0 तो नहीं होती है पर बहुत कम होती है एक्टिवली मैनेज फंड्स के तुलना में। जहां आपको एक एक्टिवली मैनेज फंड में 2.5% तक का एक्सपेंस रेशियो बियर करना पड़ता है, वहीं इंडेक्स फंड्स के डायरेक्ट स्कीम और इंडेक्स ETF में आपको मात्र 0.04% से लेकर 0.50% तक का एक्सपेंस रेशियो बियर करना पड़ता है। डिफरेंस इज रियली बिग एंड दिस कैन हैव वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन योर पोर्टफोलियो इन ए लॉन्गर रन। इस वीडियो में आपने अभी कुछ टर्म्स या जार्गन्स सुने, जैसे कि एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स, इंडेक्स फंड्स, इंडेक्स ETFs एक्सेट्रा। आइए इनके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करते हैं। एक एक्टिवली मैनेज्ड फंड में प्रोफेशनल स्टॉक पिकिंग का काम करते हैं। इसके लिए वो इंटेंसिव रिसर्च करते हैं और एक बकेट ऑफ स्टॉक्स तैयार करते हैं जिसमें इन्वेस्टर्स का पैसा निवेश किया जाता है। फंड मैनेजर्स इस बकेट में मौजूद स्टॉक्स में समय समय पर फेरबदल करते रहते हैं फॉर अचीविंग हायर रिटर्न्स। अगर पैसिव फंड्स की बात की जाए तो नॉर्मली इंडेक्स फंड्स और इंडेक्स ETFs इसके अंदर आते हैं और ये केवल इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए निफ्टी 20 जो कि एक ETF है, हेंस निफ्टी को रेप्लिकेट करता है।
कहने का मतलब ये है कि निफ्टी 20 और निफ्टी के रिटर्न में बहुत कम का अंतर होगा या सेम होगा। HDFC इक्विटी फंड, एक्सिस ब्लू चिप फंड, ICICI प्रू ब्लू चिप फंड कुछ एग्जाम्पल्स हैं एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स के। वहीं निपॉन इंडिया इंडेक्स सेंसेक्स, HDFC निफ्टी 50 प्लान, ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी इंडेक्स फंड कुछ एग्जाम्पल्स हैं इंडेक्स फंड्स के। और बिरला सन लाइफ गोल्ड ETF, HDFC सेंसेक्स ETF, ICICI निफ्टी ETF, SBI सेंसेक्स ETF कुछ ETFs के एग्जाम्पल। जहां एक एक्टिवली मैनेज फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 1 to 2% के आसपास होता है, वहीं एक पैसिव फंड में एक्सपेंस रेशियो 0.05% से लेकर 1% तक के आसपास होता है। अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स इंडेक्स को बीट कर सकते हैं, वहीं पैसिव फंड्स लाइक इंडेक्स फंड्स और इंडेक्स ETFs इंडेक्स को कभी भी बीट नहीं करते हैं। पैसिव फंड्स में ह्यूमन एरर का कोई भी चांस नहीं होता है, क्योंकि इसमें फंड मैनेजर का कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं होता है। वहीं एक एक्टिवली मैनेज्ड फंड में चूंकि स्टॉक सिलेक्शन का काम फंड मैनेजर करता है, इसीलिए कभी कभी गलत स्टॉक का भी सिलेक्शन हो जाता है। पर पैसिव फंड्स में चूंकि सिर्फ इंडेक्स को मिरर या रेप्लिकेट करना होता है, ह्यूमन एरर इज रेयर इन इट। आप सब में से कुछ के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि भले ही मेरे इन्वेस्टेड फंड में मुझे कुछ एक्सपेंस रेशियो बियर करना पड़ता है, पर मेरा फंड मैनेजर इंडेक्स को बीट कर देता है। और ये सवाल भी आ रहा होगा कि तब मुझे क्यों पैसिव फंड्स लाइक इंडेक्स फंड्स एंड इंडेक्स ETF को कंसीडर करना चाहिए। ये बात एकदम सही है कि बहुत से फंड मैनेजर्स इंडेक्स के रिटर्न को बीट कर देते हैं, पर बात ये भी सही है कि बहुत से फंड मैनेजर्स ऐसा नहीं कर पाते हैं। और ये एक आम इन्वेस्टर के लिए पहले से डिटरमाइन कर पाना कि कौन सा फंड इंडेक्स को बीट करेगा और कौन सा नहीं करेगा बहुत ही मुश्किल काम होता है, एज डिफिकल्ट एज प्रेडिक्टिंग स्टॉक मार्केट। इसीलिए अगर आप इस टीडियस प्रोसेस से, जिसमें आपको सही फंड का सिलेक्शन करना होता है, से बचना चाहते हैं, तो मेरे अनुसार आपको एक पैसिव फंड यानी कि इंडेक्स फंड या इंडेक्स ETF में इन्वेस्ट करना चाहिए। By just investing in index fund or index ETFs, you will beat many high-profile, well-educated fund managers. और हाँ, आप 1 से 1.5% का फंड मैनेजमेंट फीस एंड अदर एक्सपेंसेस भी बचा लेंगे। 1 से 1.5% के क्या मायने हो सकते हैं आपके पोर्टफोलियो में इन ए लॉन्गर रन, आप वीडियो की शुरुआत में दीपक और राहुल के एग्जाम्पल में देख चुके हैं। अगर अब आप ये डिसाइड कर चुके हैं कि आपको इंडेक्स में ही इन्वेस्ट करना है, तो आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहे होंगे कि इन दोनों में से कौन सा चुनूं, इंडेक्स फंड या इंडेक्स ETF, दोनों में अंतर क्या है, या सबसे स्मार्टेस्ट सवाल, इन दोनों में से किसका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है। दोनों का मतलब लगभग सेम है, दोनों का कॉन्सेप्ट यही है कि वे इंडेक्स को रिप्लिकेट करेंगे। तो चलिए अब कुछ बातें करते हैं दोनों के डिफरेंसेस के बारे में। ETF का फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ऐसे फंड्स जो एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, एक कंपनी के स्टॉक की तरह। आपको एक कंपनी के स्टॉक को खरीदने और बेचने के लिए एक ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। उसी तरह एक इंडेक्स ETF को खरीदने और बेचने के लिए भी आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। वही इंडेक्स फंड्स के लिए आपको ना ही ट्रेडिंग अकाउंट ना ही डीमैट अकाउंट की जरूरत। अब आते हैं एक्सपेंस रेशियो पे। इंडेक्स फंड्स के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो होता है लेस देन 0.50%, वहीं इंडेक्स ETFs का एक्सपेंस रेशियो होता है लेस देन 0.20%, एज पर माई ऑब्जर्वेशन। दोनों के एक्सपेंस रेशियो में कोई खास डिफरेंस नहीं होता है, पर अगर इस डिफरेंस को 40 से 50 साल के लिए कंपाउंड करें तो ये डिफरेंसेस बड़ी लगने लगेंगी। इसीलिए एक्सपेंस रेशियो के लिहाज से इंडेक्स ETFs आर बेटर देन इंडेक्स फंड्स। लेकिन ETF को खरीदते समय आपको अपने ब्रोकर को ब्रोकरेज देना पड़ता है। डिपेंडिंग अपॉन दी ब्रोकर आपको 0.20% टू 0.30% तक का ब्रोकरेज देना पड़ता है। तो अब आप बोलेंगे कि जो पैसे इंडेक्स ETF को इंडेक्स फंड के जगह पे खरीद के बचाए थे वो तो ब्रोकरेज में ही चले गए। चिंता ना कीजिए, देयर आर सम प्लेटफॉर्म्स
जो कि 0 ब्रोकरेज चार्ज करते हैं डिलीवरी में, मतलब कि आपको कोई भी ब्रोकरेज नहीं देना पड़ेगा। वैसा ही एक प्लेटफॉर्म है अपस्टॉक्स। मैंने ऐप का साइन अप लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कुछ इंडेक्स ETFs में लिक्विडिटी का इशू हो सकता है, पर अगर आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है तो यू शुड नॉट बी बॉदर्ड मच। ट्रेडिंग अकाउंट की एक एनुअल मेंटेनेंस फी होती है जो कि आपको बियर करना होता है, पर ये एक फिक्स्ड अमाउंट होता है। फॉर एग्जांपल अपस्टॉक्स में आपको 150 रुपए के आसपास पे करना होता है। पर इंडेक्स फंड्स का एक्सपेंस रेशियो इंडेक्स ETF से ज्यादा होता है, इसीलिए जैसे जैसे आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ता है वैसे वैसे आप पे एक्सपेंस का बोझ भी बढ़ता जाता है। वी कैन कंक्लूड इन द एंड ETFs आर मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स और इंडेक्स ETF के बारे में लेजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का क्या कहना है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। Okay. Warren, let's talk about some of the things that really resonated with people and maybe start where you began the annual meeting this year, and that was talking to your investors and telling them a little bit about investing, some tips and lessons along the way. You kind of used it as a teaching experience at the top. Yeah, normally I don't do that. I mean, in fact, I can't remember when I did it. We just go right into questions and answers. But I really thought that maybe we were giving a little bit the wrong lesson because all the questions would naturally tend toward current events. And so this time I went back actually to 1942 when I bought my first stock as an illustration of all the things that have happened since 1942. We've had 14 presidents, 7 Republicans, 7 Democrats. We've had world wars. We had 9/11. We had the Cuban Missile Crisis. We have all kinds of things. The best single thing you could have done on March 11th, 1942, when I bought my first stock, was just buy an index fund and never look at a headline, never think about stocks anymore, just like you would do if you bought a farm. You just buy the farm and let the tenant farmer run it for you. And I pointed out that if you'd put $10,000 in an index fund that reinvested dividends, and I paused for a moment to let the audience try and guess how much it amounted to, and it would come to $51 million now. And the only thing you had to really believe in then is that America would win the war and that America would progress as it has ever since 1776, and that American business, if America moved forward, American business would move forward. You didn't have to worry about what stock to buy. You didn't have to worry what day to get in and out. You didn't know the Federal Reserve would exist, whatever it might be. And America worked. इवन वॉरेन बफेट की भी यही सलाह है आम इन्वेस्टर्स को जो कि स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं। उन्हें सिंपली इंडेक्स में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। वॉरेन बफेट ने साल 2007 में $1 मिलियन की एक शर्त लगाई थी प्रोटेज पार्टनर से कि हेज फंड्स S&P इंडेक्स फंड को कभी भी आउट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। S&P अमेरिका का एक इंडेक्स है, जैसा कि भारत में निफ्टी और सेंसेक्स है, और बफेट ये शर्त जीत गए। हालांकि बफेट ने ये पैसे डोनेट कर दिए। प्रोटेज पार्टनर्स ने 2015 में ही हार स्वीकार कर ली, जबकि शर्त की अवधि 2017 में पूरी होती, जो कि शर्त 10 साल का था। बफेट के चुने इंडेक्स फंड ने 7.1% का रिटर्न दिया, जबकि प्रोटेज पार्टनर्स के चुने हेज फंड्स के ग्रुप का एवरेज रिटर्न था मात्र 2.1%। अगर इस वीडियो के 100 के ऊपर लाइक्स आते हैं तो मैं आपके साथ अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को शेयर करूंगा इन वन ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। ऑफ कोर्स इंडेक्स ETF इज पार्ट ऑफ माय पोर्टफोलियो, बट व्हाट एल्स इज देयर डिस्कस करूंगा उस वीडियो में। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।